हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। तो चलो चांद सितारों देख लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो देखो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूनिट टाइम में जितना वर्क डन करता है या यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। देखो, यही बात डेफिनेशन में लिखी भी हुई है, the electrical work done or the electrical energy consumed per unit time is called electric power। अब इसी को जब हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो पावर है वो क्या है, वर्क डन है पर यूनिट टाइम है। बात समझ में आ रही है? और वर्क डन हमेशा एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर ही होता है। भाई, जितना हम काम करते हैं उतनी ही एनर्जी लगती है। तो चाहे मैं यहाँ वर्क डन लिख दूं चाहे एनर्जी कंज्यूम, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं पावर को P से, वर्क डन को W से और टाइम को T से डिनोट करता हूं तो सिंपल पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W अपॉन T। क्लियर है? अब यहां से देखो, वर्क डन की यूनिट क्या होगी? जूल होगी, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड होगी। तो यहां से पावर की एसआई यूनिट क्या बनकर आई? जूल पर सेकेंड। और पावर की इसी एसआई यूनिट को, इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट नाम से भी बुलाते हैं, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जब भी हम बात करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर की तो हम ऐसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने 20 वॉट का पावर है। ठीक है? अब इसके बाद देखो, एक और चीज दी हुई है, 1 वॉट का डेफिनेशन। अब आपको मैंने लास्ट वीडियोस में 1 एम्पियर, 1 ओम इन सब का डेफिनेशन बताया था, वैसे ही अब हम 1 वॉट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, अगर इसमें वर्क की जगह पर 1 जूल और टाइम की जगह पर 1 सेकेंड पुट कर दूं तो ऑटोमेटिकली जो पावर है वो 1 वॉट आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो बस यही जो चीज हमने यहाँ पर डब्बे में लिखी हुई है, इसी को जब मैं वर्ड्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरी 1 वॉट की डेफिनेशन बच जाएगी। देखो, लिखा है when 1 joule of work is done for 1 second the power consumed is 1 watt। कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा 1 जूल काम 1 सेकंड के लिए किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो पावर कंज्यूम करता है वो 1 वॉट होती है। क्या रटने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ फॉर्मूले से तुम खुद लिख सकते हो, है ना? और 1 नंबर में ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पावर से रिलेटेड कुछ और चीजों को जान लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पावर के फॉर्मूले डिराइव करते हैं, जिनका यूज करके हम आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप पढ़ कर आए हो कि जो वोल्टेज V होता है वो वर्क डन W अपॉन चार्ज Q का रेशियो होता है। ये मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो में बताया था। अब यहाँ पर देखो, हम क्या कर सकते हैं, इस Q को अगर उस साइड भेज दे तो V इंटू Q मुझे W के बराबर मिल जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि जो Q है वो IT के बराबर होता है। ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि V इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू W, है ना? इसको मैं मान लेता हूं ये इक्वेशन नंबर स्टार है, राइट? अब आप जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना? तो अब देखो, वर्क डन की जगह पर मैं VIT लिख दूंगा तो ये हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, और यहां पर डिवाइड में भी T है, T से T कट जाएगा तो मेरा पावर का वैल्यू V इंटू आई आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा पावर का एक नया फॉर्मूला है। जब कोई ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें वोल्टेज और करंट दिया होगा तो मैं पावर निकालने का ये वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। अब इसी में देखो, वोल्टेज V की जगह पर हम क्या कह सकते हैं? भाई, वोल्टेज V जो होता है वो I इंटू आर के बराबर होता है। ये हम ओम्स लॉ से पढ़ चुके हैं। अगर इसका यूज मैं इसमें करूंगा तो देखो क्या आएगा, मेरी पावर हो जाएगी I इंटू आर इंटू आई, या मैं कह सकता हूं कि पावर हो जाएगी I स्क्वायर इंटू आर। ये मेरा हो गया पावर का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है? जिसमें अगर मेरे पास न्यूमेरिकल में करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा तो फिर मैं पावर का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। एक फॉर्मूला और हो सकता है, भाई हम क्या जानते हैं कि जो करंट I है वो भी तो V अपॉन आर के बराबर है। ये भी ओम्स लॉ ही बताता है हमको। तो अगर मैं इसका यूज इसमें करूंगा तो पावर इज इक्वल टू V अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर।
तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कट जाएगा, एज अ रिजल्ट पावर मुझे वी स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा। ये हो गया पावर का तीसरा फॉर्मूला। तो पावर के ये तीनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ध्यान रखो, अगर वोल्टेज और करंट दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और मान लो वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तीनों ही फॉर्मूले सही हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन चांद सितारों, एक बात बताओ, ये कमर्शियल यूनिट का क्या मतलब है? क्या समझते हो कमर्शियल से? देखो, कभी भी किसी भी चीज में जब मनी इन्वॉल्व हो जाता है तो वो चीज कमर्शियल हो जाती है। यानी कि जब हम अपने घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और जब इसका बिल आएगा तो हमें वो बिल भरना पड़ेगा। तो लाइट के बिल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस यूनिट में होगी उसे हम बोलेंगे कमर्शियल यूनिट, ठीक है, क्योंकि वहां मनी इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो अब हमें देखना है कि भाई जो लाइट का बिल आता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है वो कौन सी होती है, और उस यूनिट के बारे में हमें काफी चीजें पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले कह रहा है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KWH लिखा हुआ है। तो कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या है? किलोवाट आवर। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम KWH सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद 1 किलोवाट आवर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेंगे और अगर उसका पावर 1 किलोवाट है और अगर हमने उसको 1 आवर के लिए चलाया है, तब फिर वो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 1 किलोवाट आवर होगी। आई रिपीट, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लेते हैं जिसका पावर 1 किलोवाट है और आपने उसको 1 घंटे के लिए चलाया है, तो फिर वो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होगी। देखो, यही बात लिखी है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। क्लियर है? अब देखो, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तुम्हें मालूम है कि एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है और कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर है, तो दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा, बस उसी रिलेशन को यहां पढ़ना है। तो मैं आपके सामने ही डिराइव कर रहा हूं, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बताओ कि 1 किलोवाट आवर को हम और क्या लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट फॉर 1 आवर लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहां पर इसी को मैं लिख सकता हूं 1000 वॉट फॉर 1 आवर। भाई 1 किलोवाट में 1000 वॉट होंगे, बस लिख दिया उसी के नीचे हमने। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो यूनिट है वॉट, ये दरअसल जूल पर सेकंड के बराबर होती है। इधर देखो, पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन जूल में होता है, टाइम सेकंड में, तो ये जूल पर सेकंड हो गया यूनिट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को मैं लिख दूंगा 1000 वॉट की जगह पर लिख दूंगा जूल पर सेकंड। फॉर 1 आवर को क्या लिख सकता हूं? तुम्हें मालूम है कि 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, है ना। अब इसी 3600 सेकेंड्स को मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक। अब मुझे ये बताओ, मुझे जहां तक दिख रहा है ये सेकंड और ये सेकंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 36 मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो यहां है, 3 जीरो यहां है, टोटल 5 जीरो लग जाएंगे, और ये यूनिट जूल बची है। तो यानी कि जो 1 किलोवाट आवर है वो 36 लाख जूल्स के बराबर है। इसी को हम कह देते हैं कि जो 1 किलोवाट आवर है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर है, और यही हमारा रिलेशन है। अब जरूरी नहीं है बच्चे कि ये रिलेशन पूरा डिराइव करने को आए, आई मीन डिराइव करने को तो आ ही सकता है, लेकिन एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। आपको दे देगा 1 किलोवाट की वैल्यू और 4 ऑप्शंस दे देगा, आपको सेलेक्ट करना होगा, तो डायरेक्टली भी ये रिलेशन याद कर लेना। ओके, फिजिक्स में जितना जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना है उतना ही जरूरी उसका एप्लीकेशन भी है। तो इसी बात पे चलो पावर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स
कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम का है, वो 15 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है 2 घंटे के लिए। तो हमें निकालना है कि किस रेट से उस हीटर में हीट डेवलप होगी। अब तुम्हें पता है रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड करना, है ना, और टाइम से डिवाइड हम पावर के फॉर्मूले में करते हैं। या रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड क्या होगा, पावर ही निकालनी है ना। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड या रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड का मतलब इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखते हैं। रेजिस्टेंस गिवन है 8 ओम, करंट गिवन है 15 एम्पियर और निकालना है हमको पावर। इसके अलावा टाइम भी गिवन है 2 आवर्स। ठीक है, अब देखो पावर का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें रेजिस्टेंस और करंट आता हो, आई स्क्वायर इंटू आर। तो नाउ हमें क्या पता है कि जो पावर होती है वो आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर होती है। आई की जगह 15 पुट करेंगे तो यह आएगा 15 का स्क्वायर इंटू आर की जगह 8, यह आएगा 225 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 5 40 आ जाएगा 1800 वॉट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, पावर हमारी आ गई 1800 वॉट। हम चाहें तो इसको समझने के लिए हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये 1800 जूल पर सेकंड है। यहां समझ में आ रहा है कि ये वो रेट है, ये टाइम पर सेकंड दिया है तो ये और कुछ नहीं है, ये वो रेट है जिसके साथ हीट प्रोड्यूस हो रही है हीटर में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट operates for 10 hours a day. Calculate the cost of electrical energy to operate it for 30 days. The rate of electrical energy is 340 per kilowatt hour. इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर 350 वॉट है, वो रोज दिन में 10 घंटे के लिए चलाई जा रही है। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट निकालना है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होगी उसका कॉस्ट कितना होगा अगर हम रेफ्रिजरेटर को 30 डेज के लिए रोज चला रहे हैं। और ये भी दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका रेट 3.40 पर किलोवाट आवर है। तो समझते हैं, देखो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो निकालनी पड़ेगी, और तुम जानते हो कि जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम के बराबर होता है। अगर मेरे पास पावर है और अगर मेरे पास टाइम है, ये दोनों वैल्यूज है मेरे पास, तो मैं एनर्जी निकाल लूंगा, है ना। तो अब देखते हैं हमारे पास पावर और टाइम है कि नहीं। तो देखो पावर तो मुझे दिख रही है कि 350 वॉट दी हुई है, लेकिन यहां पर देखो जो रेट है वो किलोवाट में दिया है, तो इसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट कर लेता हूं 1000 से डिवाइड करके, ये मेरा आएगा 0.35 किलोवाट। और जो टाइम है वो देखो 10 आवर्स दिया है, लेकिन 10 घंटे के लिए उस रेफ्रिजरेटर को 30 दिन चलाया जा रहा है, एक दिन नहीं चलाया जा रहा है। 30 डेज तक रेगुलर वो रेफ्रिजरेटर 10-10 घंटे चल रही है, इसीलिए हम यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा जो टाइम है वो 300 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई अब तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो पावर होती है वो क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम होती है। ठीक है, तो यहां से जो पावर इंटू टाइम है, कुछ नहीं कर रहा हूं, इस टाइम को उधर भेज रहा हूं, वो देखो मेरा एनर्जी के बराबर आएगा। तो पावर यहां से 0.35 मालूम थी हमको, पुट करेंगे। टाइम देखो 300 मालूम है हमको, उसको भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से ये हमको एनर्जी का वैल्यू मिलेगा, और एनर्जी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये आएगी 105 किलोवाट आवर। ठीक है, अब एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर, इसीलिए यहां पर हम जूल ना लिखकर किलोवाट आवर लिखेंगे। और खुद भी देख सकते हो कि जो पावर है वो किलोवाट में है, जो टाइम है वो आवर में है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर यूनिट क्या आएगी, किलोवाट आवर। अब क्या दिया है कि जो रेट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो 3.40 पर किलोवाट आवर है, इसीलिए जो कॉस्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई देखो 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट 3.40 है, तो 105 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना होगा, 105 इंटू 3.40। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आएगा रुपीस
357। ठीक है, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन में ये सिंपल फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। तो हमें कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले उसको बिना घबराए ध्यान से पढ़ना है, फिर ही हमें उसको सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट एंड अदर रेटेड 60 वॉट एट 220 वोल्ट are connected in parallel to the electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? कह रहा है दो लैंप लिए हैं, पहले का पावर 100 वॉट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है, दूसरे का पावर 60 वॉट है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। इनको आपस में लेकर पैरेलल में जोड़ दिया गया है इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई से। कह रहा है कितना करंट लाइन ड्रॉ करेगी अगर जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, तो अब इसको देखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज जो क्लिक कर रही है वो है ये वर्ड पैरेलल। पैरेलल वर्ड दिया है, मतलब कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है कुछ। तो जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन, ये मैंने रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा था। तो यानी कि ये क्लिक कर रहा है कि हम दोनों लैम्प का अगर रेजिस्टेंस निकाल लें तो फिर कुछ समझ में आएगा और मैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा पाऊंगा। इस तरीके से सोच सकते हैं, है ना। तो अब आओ देखते हैं फॉर फर्स्ट लैम्प। सबसे पहले हम एक फर्स्ट लैम्प के लिए डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखेंगे। फर्स्ट लैम्प के लिए जो पावर है वो 100 वॉट दी हुई है, 100 वॉट दी हुई है। जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या मालूम है कि जो पावर होता है वो V²/R के बराबर होता है कि नहीं। तो यहां से मैं रेजिस्टेंस R की वैल्यू V²/P के बराबर कह सकता हूं। V है 220, तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर और अपॉन पावर है 100, तो नीचे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 48400 अपॉन 100, तो ये आएगा मेरा 484 ओम के बराबर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड लैम्प के लिए भी निकाल दूं, फॉर सेकेंड लैम्प, अगर मैं सेकेंड लैम्प के लिए देखूं तो देखो मुझे पावर का वैल्यू दिया हुआ है 60 वॉट और मुझे वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर भी मैं P इज इक्वल टू V²/R लगाऊंगा, तो मेरा जब रेजिस्टेंस उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा R इज इक्वल टू V²/P, और यहां पर मेरा हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 60, ये हो जाएगा 48400 अपॉन 60। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ऊपर सॉल्व करेंगे आएगा 6 8 जा 48, यह आएगा मेरा 806.7 ओम। ठीक है, ये आ रहा है। तो यहां से देखो मैंने दो केसेस में रेजिस्टेंस निकाल लिया। मान लेते हैं कि ये पहला वाला रेजिस्टेंस R1 आया और दूसरा वाला रेजिस्टेंस R2 आया, मान सकते हैं। अब देखो कह रहा है कि इन लैंप्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो लिखते हैं सिंस लैम्प्स आर इन पैरेलल, सिंस लैम्प्स आर इन पैरेलल, क्योंकि लैम्प्स पैरेलल में है तो 1/R जो है वो 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होगा। तो यहां से 1/R जो है ये 1/R1 1/484 प्लस 1/806.7 यहां से लिया। ठीक है, इसके बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का एक इजी तरीका बताऊं। जब भी इस तरीके का आए तो आप क्या करो, ऊपर इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, 484 प्लस 806.7, और नीचे इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन तो फैक्टर तो है नहीं जो कि एलसीएम आएगा। ठीक है, इसीलिए जब ऐसे अनकॉमन फैक्टर्स वाले नंबर्स होते हैं तो हम लोग ऊपर ऐड कर लेते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं कि मेरा आंसर कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आएगा 302.5। ठीक है, यहां पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो R का वैल्यू मेरा आ रहा है 302.5 ओम। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट लैम्प के लिए रेजिस्टेंस निकाला, फिर सेकेंड लैम्प के लिए रेजिस्टेंस निकाला, और अब हमने दोनों लैम्प्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कॉमन रेजिस्टेंस निकाल लिया।
लेकिन बात यह थी कि निकालना क्या था, निकालना था करंट। तो अब हम देखेंगे कि करंट क्या आएगा, और वोल्टेज हमको यहां भी 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो अब हम करंट निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले बोर्ड को मैं इरेज कर लेता हूं। जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब देखिए यहां से जो करंट आएगा, करंट का फॉर्मूला होगा V अपॉन R, ठीक है। वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट लास्ट लाइन में दिया था, और रेजिस्टेंस आई है 302.5, राइट, ओम में आई है ये। अब जब मैं इसको कैंसिल करके सॉल्व करूंगा तो ये मुझे आंसर देगी 0.727 एम्पियर्स, या इसी को और सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं 0.73 एम्पियर्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है ना। और ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं दिया, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को आप 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके कॉन्सेप्ट के साथ थ्रू हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।